होता है जो कर्म को धारण करने का बोध कराता है या विशेषता का बोध कराता है। बेटा हर समास की तरह इसमें भी कितने पद होंगे? दो। पहला होगा पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जिस समास में पूर्व पद क्या हो? विशेषण। क्या हो? विशेषण। और उत्तर पद किसका काम करे? विशेष का। और विशेष क्या होती है? संज्ञा। देखिए कैसे, मैंने अगर कहा काला घोड़ा, तो घोड़ा यहां पर क्या है? संज्ञा, नाउन। अब भैया घोड़े की क्या विशेषता है? तो काला यहां पर क्या कहलाया? विशेषण। और घोड़ा क्या कहलाया? विशेष। अब भैया जिसमें ये दोनों समानताएं बताई जाएं या ये दोनों बात बताई जाए, समास कौन सा? कर्मधारय। जैसे मैंने कहा लाल मिर्च, कौन सा समास है? कर्मधारय। एक विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही मैंने कहा मूसलाधार, अर्थात तेज है जो धार, तो तेज का एक विशेषता बता रही है। ऐसे ही मैंने लिखा चरण कमल, कमल के समान चरण। अब चरणों की क्या विशेषता है? कमल के समान। ऐसे ही मैंने लिखा चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ऐसे ही मैंने लिखा दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो भैया बड़े की क्या विशेषता है? वो किस में डूबा है? दही में। ऐसे ही होता है सतमार्ग, अर्थात अच्छा है जो मार्ग। उसके बाद बेटा मैंने बात की महात्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात यहां पर क्या आ रहा है? पहला पद। और जिस समास में विशेषता का बोध होगा या पूर्व पद क्या बताएगा? विशेषता बताएगा, वहां कौन सा समास? कर्मधारय। मैंने कहा रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। भैया गाड़ी किस पे चल रही है? रेल पे। तो ये इसकी खासियत हुई ना। और जहां खासियत अर्थात विशेषता का बोध होगा, समास कौन सा? ऐसे ही मैंने कहा माल गाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर ये समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए उपाधि क्या होती है। उपाधि जैसे मैंने कहा लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। ऐसे ही मैंने कहा नरसिंह, नर में सिंह के समान। तो समान आ रहा है कि नहीं? और समान का बोध किसमें होता है? कर्मधारय में। अर्थात पहली वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए तो अलंकार कौन सा बनता था? रूपक। और रूपक में ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, रूपी। मैंने कहा चरण कमल, कमल रूपी चरण। मैंने कहा राम रतन, राम रूपी रतन। मैंने कहा चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। भैया वो रूपी है क्या है? विशेषता ही तो है। और जहां ये विशेषता का बोध कराएगा वहां समास कौन सा? कर्मधारय। आया समझ में? परिभाषा लिखेंगे इसकी, फिर उसके बाद उदाहरण लिखिए। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद और विशेष्य होता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है, वहां
वहां कर्मधारय समास होता है। नोट कर लीजिए। ऐसे ही मैंने पूछा नव पुरुष क्या होगा? नया है जो पुरुष। देशज, गाड़ी जो है वो देशज शब्द है। रेल अंग्रेजी और रेलगाड़ी शंकर। राम और रतन, बेटा रतन ये अपना कोई आदमी नहीं है, ये राम के समान रत्न। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसी के हिसाब से। ठीक है कि नहीं? अगला देखें। देखिए बेटा अगला समास जो होता है वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास। देखिए बेटा द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। अर्थात दो गाय घूम रही होंगी तो क्या बोलेंगे अपन? देखो द्विगु घूम रहे हैं, द्विगु घूम रही है, अर्थात दो गायों के समूह को क्या बोलते हैं? द्विगु। देखो बेटा हर समास में कितने पद होंगे? दो। पहला होगा पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। देखिए पूर्व पद क्या हो जिसमें संख्या वाची, और उत्तर पद क्या हो? समूह या मिलन। इस मिलन को ही किताबों में क्या लिख देते हैं? समाहार। जैसे मैंने कहा, लिखेंगे नहीं, पहले समझिए। दोपहर, तो दो पैर मिलते हैं कि नहीं आपस में? तो दो पैरों का समूह नहीं होता, समाहार। दो पैरों का समाहार अर्थात मिलन। भैया दिन भी मिलती है और रात भी मिलती है, तो तभी तो ये कहलाया दोपहर। और दोपहर में समास कौन सा? देखो ठीक। तो लिखेंगे पहले इसकी परिभाषा, फिर उदाहरण देखते हैं इसके। ये बना लिया, ऐसा ऐसे बना लिया करो। लिखेंगे जिस समास में प्रथम पद, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद समूह कौमा समाहार
समूह कौमा समाहार ब्रैकेट में मिलन को बताता है वहां द्विगु समास होता है। वहां द्विगु समास होता है। वहां द्विगु समास होता है। समझ आया ये? देखिए इसको मिटा दूं। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा दोपहर, दो पैरों का समाहार या मिलन। उसके बाद मैंने लिखा त्रिवेणी, अभी मत लिखो, तिरंगा, चौराहा, तिराहा, तिमाही, छमाही, वार्षिक, उसके बाद नवग्रह, उसके बाद दशाना नवी नहीं लिखेंगे, त्रिफला, ठीक। अब देखो स्टार वाले, त्रिभुवन स्टार, चतुर्भुज भुज स्टार, त्रिवेणी स्टार, पंजाब स्टार, पसेरी, अठन्नी, चवन्नी, चतुर्भुज स्टार है बेटा, है ना। जिस पे स्टार लगा रहा हूं इसका अर्थ क्या है कि ये सेकंड प्रायोरिटी है। प्रथम क्या है? बहुब्री। प्रथम क्या होगी? बहुब्री। और सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? द्विगु समास। अगर ऑप्शन में आया बहुब्री और द्विगु तो सबसे पहले आंसर क्या मानेंगे? बहुब्री। और ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तो द्विगु। उसके बाद मैंने लिखा त्रिनेत्र, चारपाई स्टार, दशानन, षडानन, पंचनन नहीं पंचानन, षडानन, पंचानन स्टार। और यहां ये स्टार लगा के लिख लेना कि स्टार जो है वो हमें क्या बता रहा है कि पहली प्राथमिकता किसको? पहली प्राथमिकता बहुब्रीहि को दी जाएगी। त्रिशूल इसी में आएगा। शूल होता है ये, नोक होती है ना, इस नोक को ही बोलते हैं शूल। जैसे तलवार को क्या बोलते हैं? कृपाण। कृपाण बोलते हैं कि नहीं?
ऐसे ही। हथियार को बोलते हैं खड़ग। क्या बोलते हैं? खड़ग। पत्थर को पाषाण कि प्रस्तर? प्रस्तर। पाषाण नहीं बोला जाता, संस्कृत में बोला जाता है प्रस्तर, और प्रस्तर को ही परिवर्तित करके बोला जाता है पाषाण। और फिर हम बोल नहीं पाए तो वही क्या कहलाया बोली के आधार पर? पत्थर। कंकड़ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किंकण। किंकन। किंकण आता है णा णा, और किंकन कंकन कर देते हैं उसको इसमें हिंदी में, ये भी हम आपको बताएंगे। कंगा का होता है कर्तरी ऐसी कुछ करके। हाँ, पंचवटी में सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है आपको बहुब्री को। बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तो दिगु। मिटाऊं? तो बेटा समास होते हैं हमारे समाप्त। और अब जो आज हम उद्घाटन कर रहे हैं वो कर रहे हैं शब्द रचना का। हाँ बेटा, एक तरफा। और कौन सा है? एकांकी। और है एकतार्थ। एकता। एकतार। देखो बेटा, ये होता है अव्ययी भाव। एक आ गया, ये उपसर्ग मानते हैं ये। एकांकी जो एक अंक को लेके, एक टॉपिक को लेके लिखी गई बात, एकांकी। तो एकांकी ये विशेष होती है, तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि। उसके बाद ये एक तार, ये सब्जेक्ट नाम ही समझ में नहीं आ रहा है होता क्या है। एक इसमें उपसर्ग, जैसे एक क्या हो गई, उपसर्ग हो गई, तो ये अव्ययी भाव हो गया। ये एक तार का अर्थ पता करो, एक तार होता क्या है? एक तार से बना हुआ। बेटा ये शब्द जो है वो सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है। इसका अव्ययी भाव दिया है एक धन अंक, तो क्या बना? एकांक। और इसमें प्रत्यय जोड़ी ई, क्या बन गया? एकांकी। अर्थात एक अंक मतलब टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में लिखा हुआ वही क्या कहलाई? एकांकी। तो बेटा एक यहां पर जो एक विशेष को ही तो कहेंगे हम एकांकी। कहानी है, हमारे जो श्लोक हैं, तो विशेष को ही तो कहते हैं अपन। और जब विशेष का बोध होगा तो वो कौन सा होगा? बहुब्री। ठीक है कि नहीं? अब भैया मैंने आपसे कहा कि जलेबी में कौन सा समास है? कर्मधार क्यों होगा? एक विशेषी तो, विशेष को ही तो कहेंगे भैया, इसको मैं जलेबी कह सकता हूं क्या? एक विशेषी तो कहूंगा। और जब विशेष का बोध होगा तो बहुब्री। और बताओ, बहुब्री। अगर वो होता तिल पापड़ी, तिल पापड़ी में कौन सा समास है? कर्मधार्य। तिल से बनी हुई पापड़ी। भैया पापड़ी की विशेषता क्या है? तिल से बनी है। ठीक है नहीं? सोन हलवा, सोने का हलवा, सोने के समान हलवा, तो ये कर्मधारय हो गया। तो याद रखिएगा, जितनी भी आपकी वस्तुएं जब विशेष की ओर इशारा करेंगी तो वो क्या होंगी? बहुब्री। चाहे वो कचौड़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेड़ई क्यों ना हो। ठीक है कि नहीं? मुंह में पानी आ गया होगा। चलो, तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं शब्द रचना की, तो ये जो टॉपिक है वो कम से कम 10 नंबर का आता है। शब्द रचना या रूपाणी,
अभी देखो बेटा, शब्द रूपाणी जो है उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में। पहला होता होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। बेटा सार्थक को चार भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? चार में। ठीक, तो देखिए सार्थक और निरर्थक का पहले अर्थ समझिए। जैसे कभी कभी हम कह देते हैं ना कि मम्मी रोटी वोटी बन गई का, तो रोटी का क्या है? अर्थ है, और बोटी का कोई अर्थ नहीं है। पिताजी खाना वाना खा लो, तो खाना क्या हो गया और फाना क्या हो गया? बोलते डंडा वंडा भरेंगे तुम्हें, तो डंडा क्या हो गया और वंडा क्या हो गया? तो लय बनाने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ आया इतना? अब देखिए सार्थक में कैसे बांटते हैं। बेटा सार्थक में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं, कभी भी पूछ लेता है वो कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो चाहे आप इसको व्युत्पत्ति कहिए, चाहे इसको क्या कहिए, रचना के आधार पर, ये कितने भेद होते हैं इसके? तीन। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और फिर होता है योग रूढ़। बेटा यौगिक के होते हैं चार भेद। कितने होते हैं? पहला होता है संधि, दूसरा होता है समास, और तीसरा होता है उपसर्ग, और फिर होते हैं प्रत्यय। फिर बेटा अगला होता है उत्पत्ति के आधार पर। तो बेटा उत्पत्ति के आधार पर इसको चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहले होते हैं तत्सम, दूसरे होते हैं तद्भव, फिर होता है देशज, और चौथा होता है विदेशज। ठीक, उसके बाद बेटा आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बेटा इसको जो है चार भागों में विभाजित किया जाता है। कितने में? चार में। पहला होता है एक धन अर्थी। क्या होगा? अनेक धन अर्थी। फिर उसके बाद समान धन अर्थी, समानार्थी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। और उसके बाद हम लिखते हैं विपरीत धन अर्थी, विपरीतार्थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? विलोम। उसके बाद बेटा आते हैं यहां पर रूप या बनावट। रूप या बनावट के आधार पर। तो बेटा रूप और बनावट के आधार पर ये दो भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द होते हैं कितने? चार। पहला होता है, दूसरा सर्वनाम, तीसरा और चौथा अविकारी। कितने होते हैं? चार। ये छह होते हैं, पर आपको पढ़ने कितने हैं? चार। वो प्रश्न बोधक और ये सब नहीं पढ़ना है आपको, जो मेन है वो पढ़िए। और मेन भी आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है इसमें, क्रिया विशेषण जो पूछा जाता है, बाकी पूछे नहीं जाते। बेटा अविकारी एक होता है क्रिया विशेषण। एक और महत्वपूर्ण चीज कि अविकारी शब्दों को ही क्या बोला जाता है?
अव्यय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अव्यय। तो लिख लेना इसको। फिर होता है संबंध बोधक। फिर होता है समुच्चय बोधक। फिर होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है कि नहीं? तो इतना सब हमें पढ़ना है। अगर मैंने पूछा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। गौर से देख लो, यही है, रूढ़, यौगिक और कर लिया नोट।
हो गया। हेडिंग बनाएंगे बेटा, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, और रूढ़ की परिभाषा लिखेंगे। लिखेंगे, रूढ़ की हेडिंग बनाई, परिभाषा लिखिए रूढ़ शब्द की। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, एवं किसी विशेष की ओर, एवं किसी विशेष वस्तु के लिए, एवं किसी विशेष वस्तु के लिए, कौमा प्राणी के लिए जो शब्द निर्मित होते हैं, जो शब्द निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, घोड़ा, कलम, कमल आदि। क्या बच्चों, अगर मैंने जैसे शब्द लिखा कलम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कल धन अम? भैया इसका एक विशेष अर्थ है, अर्थ इसका और इसका तो नहीं है, अर्थात इसका खंडन नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं कुर्सी का कर सकता हूं क्या खंडन, कुर्स धन ई। अब भैया उसने पूछा एक कुर्स का अर्थ बताओ, तो मैं क्या पाणिनि महाराज नहीं बता पाते। तो अर्थात ऐसे शब्द जिनका खंडन ना हो और विशेष वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाएंगे, वही क्या कहलाए, समझ आया। हेडिंग बनाइए यौगिक। जैसे संज्ञा, तो संज्ञा क्या होता है बेटा, किसी भी विशेष स्थान, कौमा प्राणी और वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर ये संज्ञा जो है वो तीन प्रकार में कैसे बांटी गई देखिएगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है कपिल, तो इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते कि कप धन इल तो क्या बन जाएगा, कपिल। रा धन आम तो राम नहीं बनेगा। अर्थात ये कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम है। तो ये रूढ़ समझ में आया कि जिसका खंडन नहीं होगा। अब कुछ क्या होते हैं कि जैसे शब्द मिलकर बनते हैं, जैसे मैंने लिखा यौगिक, मतलब शब्द लिखा मैंने विनय, विनय। अब इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, विनय धन अ। अब ये आ यहां पर प्रत्यय भी है और विनय क्या है यहां पर धातु, और इस धातु का अर्थ होता है विनम्र। विनम्र है जिसके पास, वही क्या कहलाया, विनय। मैंने कहा कमला, कमला। अब भैया कमल धन आ, कमल मतलब फूल। भैया कमल ऐसे सुना है कमलेश, कमल के जो ईश है विष्णु जी, और विष्णु जी की पत्नी कौन है, लक्ष्मी जी, वही है कि नहीं है।
तो उनका नाम ही क्या है? कमला। हकीकत है ये, उनका पर्यायवाची नाम क्या है? कमला। ठीक है कि नहीं? तो इसमें भी प्रत्यय लग रही है। कहने का अर्थ ये है कि संज्ञा ये भी है, संज्ञा ये भी है। अब मैंने एक लिखा खगेश, अब ये टूट तो रहा है खग धन ईश, अर्थात पक्षियों का जो ईश्वर है। अब कौन है ये? गरुड़, पक्षियों का जो ईश्वर है। खग मतलब पक्षी तो होते। देखो अभी 2.0 छोड़ो, तो बेटा यहां पर ये तीसरे की ओर इशारा कर दिया इसने, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं योगरूढ़। पर मुझे ये बताओ, हम अभी तक क्या पढ़ते आए? एवरीथिंग इज नाउन, यही पढ़ते आए कि नहीं? तो भैया संज्ञा खगेश भी है, संज्ञा विनय भी है, और संज्ञा राम भी है। इसीलिए व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमारी संज्ञा के भेद हैं वो कितने हैं? 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। समझ आया? तो यौगिक में लिखेंगे परिभाषा। जी सर, लिखेंगे इसमें यौगिक में ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं एवं उनका, एवं उनका खंडन करने पर, एवं उनका खंडन करने पर दोनों शब्दों के, दोनों शब्दों के अर्थ निकल कर आते हैं, अर्थ निकल कर आते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चों, इसको मैं और समझाता हूं। बेटा यौगिक शब्द किस किस से मिलके बनेगा? पहला मैंने नियम देख लिया संधि के अनुसार। तो देखिए संधि के अनुसार कैसे, मैंने लिखा विद्या धन आलय, बहुत बेसिक है। विद्या क्या हो गया बेटा? विद्या मतलब जिसे हम ग्रहण करते हैं, और आलय का अर्थ क्या होता है? घर। तो विद्या का घर क्या कहलाया? विद्यालय। विद्या बालन का घर नहीं, जहां हम विद्या ग्रहण करने आते हैं वही क्या कहलाया? विद्यालय। तो यौगिक शब्द पहला किससे बना? संधि से। यहां भी अर्थ है, यहां भी अर्थ है, और तीसरी तरफ भी अर्थ है। इस विधि को ही क्या कहते हैं? संधि। अब देखिए समास से कैसे होगा। बेटा एक लिखा मैंने कमल, और बिना विकार के मैंने अंत में इसके क्या जोड़ दिया? नयन। ठीक, एक और ले लो, मैंने लिखा राज और धीरे से जोड़ दिया पुत्र। कोई विकार तो है नहीं है, क्योंकि विकार तो ये रहा, संधि में तो विकार होता है ना, समास में कोई विकार नहीं होता। ठीक है कि नहीं? तो देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन। तो भैया कमल का अपना एक अर्थ है और नयन का अपना एक अर्थ है, दोनों का खंडन करोगे तो कमल का भी अर्थ निकल के आएगा और नयन का भी। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का अर्थ होता ही है, पुत्र का अर्थ क्या होता है बेटा? अर्थात दोनों, अगर मैं इसका खंडन करूंगा इसका, तो यहां भी अर्थ है और यहां भी अर्थ है, तो यही चीज क्या कहलाई? दूसरा नियम जो बनता है समास। अब देखिए तीसरा कैसे, उपसर्ग। तो देखिए बेटा उपसर्ग, जैसे मान के चलिए कि मेरा क्या है? रूप, और जो मेरा बेटा है उसका क्या होगा? अनुरूप। बोलते हैं नहीं, ये जो है मेरा बेटा वो मेरे अनुरूप है, मतलब क्रम। अनु का अर्थ क्या हो गया? क्रम। जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? शासन, और अलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया होगा? अनुशासन। तो क्रम से शासन चल रहा है कि नहीं? तो क्रम का अर्थ क्या होता है? अनु।
पीछे। तो यहां पर इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। उसके बाद मैंने लिखा प्रत्यय। अब इसको ध्यान से समझिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रत्यय का अर्थ बताइए, तो प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। अब वो कैसे कहेगा? उसने लिखा खेल धन आड़ी, क्या बन गया? खिलाड़ी। अब कोई पूछे कि आड़ी का अर्थ बताओ, तो आड़ी का ना तो तुम बता पाओगे, ना मैं बता पाऊंगा, ना पाणिनि महाराज बता पाएंगे। ठीक, क्योंकि खेल को खेलने वाला ही क्या कहलाया? खिलाड़ी। तो ये प्रत्यय जो होती है इनका कोई अर्थ नहीं होता, किंतु ये शब्द में जुड़ती हैं, क्रिया में जुड़ती हैं और एक अलग शब्द निर्मित करते हैं। इसीलिए जो ये शब्द बनते हैं वही क्या कहलाते हैं? यौगिक। तो पहला तो खिलाड़ी समझ में आया। जैसे मैंने लिखा बोल, और बोल में मैंने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? बोली। समझ आया? ऐसी है कि खिलाड़ी वाला लिख लेना। ये बेटा यही तो चमत्कार होता है किसमें? प्रत्यय में। जब भी हम सार्थक अर्थ को निकालेंगे तो वो क्या बनता है? तो वहां पे हमें ये एक ही मात्रा हटानी पड़ती है। जैसे मैंने लिखा, समझना, मैंने लिखा संसार और इसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ी, तो ये संसारिक नहीं बनेगा, सांसारिक। अब ये कैसे आया? ये भैया जब हम बोली मतलब बोलते हैं तो उच्चारण अच्छा रखने के लिए हमें ये मात्रा इधर उधर करनी पड़ती है। खिलाड़ी नहीं बोल पाएंगे, क्या बोलेंगे? खिलाड़ी। तो उच्चारण जैसा शुद्ध होगा उसी के आधार पर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? जैसे मैंने लिखा अन धन अधिकार, अनाधिकार होगा, तो पर ये अनाधिकार हो गया गलत। अनधिकार, शुद्ध शब्द यही होता है, अनाधिकार नहीं होता, अनाधिकार नहीं होता। क्या भैया श्रृंगार को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? हम लिख सकते हैं ना, पर हम लिखते कैसे हैं? क्योंकि ये बर्तन ही शुद्ध है। आप लोग ब्रज भाषा को कैसे लिखते हैं? ब्रज भाषा, सही है ना? गलत है ये होता है व्रज भाषा। व्रज, वाह, पेट नहीं फाड़ते हैं इसका। ये विधान वाला वाह है, ये वकील वाला। ठीक है कि नहीं? व्रज भाषा होता है, ना कि ब्रज भाषा। ठीक है कि नहीं? चलो नोट कर लीजिए। जला दो ऐसी किताबों को। दिक्कत कहां आ रही है? जब हिंदी समझ में आ रही है। अगला देखें। हेडिंग बनाइएगा योग रूढ़। दिमाग में हमेशा रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? कौन कौन से? ठीक है कि नहीं? चलो योग रूढ़ में लिखेंगे ऐसे शब्द योग रूढ़ में लिखेंगे ऐसे शब्द जो दो शब्दों से तो मिलकर बनते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से तो मिलकर बनते हैं, किंतु किंतु किसी तीसरे विशेष की ओर, किंतु किसी तीसरे विशेष की ओर
किंतु किसी तीसरे विशेष की ओर इशारा करते हैं, इशारा करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखो बेटा, मैंने लिखा पहले खग धन ईश, खगेश। अब यहां पर पक्षियों का जो ईश्वर है कौन है? पक्षीराज, जिसे और क्या कहते हैं? खगराज। क्या होता है? खगराज। और एक और होता है वैतायन, वैतायन, ठीक है कि नहीं? वैतायन। अगला देखो, एक मैंने लिखा पंख, पंख मतलब कीचड़, और जा लिख दिया इसमें, तो कीचड़ में है जो जन्मा कमल। उसके बाद मैंने लिखा लो अंबुज, अंब मतलब पानी, और पानी में जन्मा कौन है? कमल। सिंगाड़ा मत कर ना तुम, पानी में तो सिंगाड़ा भी बनता है कि नहीं? क्या बोलते हैं सिंगाड़े को अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं? वाटरनट बोलते हैं, चेस्टनट, चेस्टनट, ठीक है कि नहीं? उनने लगाया पानी, पानी में नट पैदा हो रहा है, वाटरनट। चलो देखो बेटा, तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखिए, एक मैंने लिखा जैसे नील कंठ महादेव, तो ये तीसरे की ओर इशारा, ये तीसरे की ओर इशारा, ये तीसरे की ओर इशारा, और ये तीसरे की ओर इशारा। तो ऐसे ही शब्द बच्चों क्या कहलाए? कोई दिक्कत? अब देखो, यहां से एक ट्रिक बता रहा हूं इनकी। जितने भी बहुब्रीही समास के उदाहरण होंगे, बहुब्रीही समास के क्या उदाहरण? बहुब्रीही समास के उदाहरण, सभी उदाहरण, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण क्या होंगे? योग रूढ़ शब्द होंगे। कोई डाउट? चार पाई आएगी, लिख दो। चार पाए हैं जिसके एक विशेष को ही तो कहते हैं खटिया को। चार पाए तो इस कुर्सी के भी हैं, इसको चार पाई कह सकते हैं क्या? चार पाए इस टेबल के भी हैं, इसको कह सकते हैं क्या? हैं? हो ही नहीं सकता। स्टार लगवाया होगा, स्टार लगवाया ना, तो बस स्टार लगवाया। समझ आया बेटा? तो आज की क्लास को ऑफ करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, राधे राधे। कल क्लास लगेगी।